नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने तृतीया विभक्ति में दो सूत्र को पढ़े थे। आज पुनः तृतीया विभक्ति के अंतर्गत किंचित सूत्रों को पढ़ेंगे। जैसे तीसरा नियम है सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने अर्थात सह, साकं, सार्धम और समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सह, साकं, सार्धम और समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। इन शब्दों को अनुवाद के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे सीता राम के साथ जंगल गई। हिंदी वाक्य है सीता राम के साथ जंगल गई। इस वाक्य में सीता कर्तृपद हुआ। राम के साथ संस्कृत में के साथ इन शब्द के लिए चार शब्द है। सह, साकं, सार्धम और समम। इन चारों शब्दों का अर्थ के साथ होता है सामान्य रूपेण। अतः इन चारों शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होगी। जिस शब्द के साथ यह जुड़ा रहे उस शब्द में तृतीया होगी। इस वाक्य में राम इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। अतः राम इस शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। जंगल गई तो जंगल शब्द कर्म कारक है। अतः कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा सीता रामेण सह साकं सार्धं समं वा वनम अगच्छत। क्या होगा? सीता रामेण सह साकं सार्धं समं वा वनम अगच्छत। अतः चारों शब्दों का अर्थ साथ होता है। अतः चारों शब्द जब संस्कृत वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अंत में वा इस अव्यय का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा वाक्य पुत्र पिता के साथ घर जाता है। इस वाक्य में के साथ यह पिता इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। अतः पिता इस शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। जाता है, कौन जा रहा है? पुत्र। अतः पुत्र कर्ता कारक हुआ। कहाँ जाता है? घर को जाता है। घर कर्म कारक हुआ। अतः कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया। वाक्य होगा पुत्रः पित्रा सह साकं सार्धं समं वा गृहं गच्छति। क्या होगा संस्कृत वाक्य? पुत्रः पित्रा सह साकं सार्धं समं वा
गृहं गच्छति। सुदामा कृष्ण के साथ खेलते हैं। हिंदी वाक्य हुआ सुदामा कृष्ण के साथ खेलते हैं। अतः इस वाक्य में के साथ यह कृष्ण शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। अतः कृष्ण इस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और कर्ता में प्रथमा होगी। संस्कृत वाक्य होगा सुदामा कृष्णेन सह साकं सार्धं समं वा क्रीडति। क्या होगा संस्कृत वाक्य? सुदामा कृष्णेन सह साकं सार्धं समं वा क्रीडति। सीता राधा के साथ घूमती है। हिंदी वाक्य हुआ सीता राधा के साथ घूमती है। इस वाक्य में के साथ यह राधा शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। अतः राधा इस शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा सीता राधया सह साकं सार्धं समं वा भ्रमति। क्या होगा? सीता राधया सह साकं सार्धं समं वा भ्रमति। राधा स्त्रीलिंग शब्द है। अतः लता शब्द के समान राधा शब्द का रूप चलेगा। लता शब्द का रूप तृतीया में राधया बनता है। अतः लता का लतया बनता है तथैव राधा का राधया यह रूप बनेगा। पुनः चौथा नियम एनांग विकारः। क्या है चौथा नियम? एनांग विकारः अर्थात जिस अंग के विकार से व्यक्ति विकृत दिखाई पड़ता है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जिस अंग के विकार से व्यक्ति विकृत दिखाई पड़ता है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। विकृत विकृत का अर्थ होता है विकार आना। जैसे कोई शरीर से स्वस्थ है, इसको हम वाक्य द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे वह एक आँख से काना है। इस वाक्य में शरीर एक अंग है। अंग के विकार से तो शरीर के एक भाग में जो शरीर का एक अंग आँख हुआ उस आँख में विकृति है, उस आँख में कोई कमी है। अतः जिस भाग में कोई विकृति दिखाई पड़ेगा, कोई विकृति लक्षित हो, उस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में आँख से कोई व्यक्ति आँख से विकृत है, अतः आँख से इस शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा सह नेत्रेण काणः। क्या होगा? सह नेत्रेण काणः।
वह कान से बहरा है। हिंदी वाक्य हुआ वह कान से बहरा है। कान से शरीर का एक अंग कान हुआ, अतः कान में कोई विकार है तो जिस अंग में कोई विकार होगा उसमें तृतीया होगी। अतः कान से, कान में कोई विकार है अतः कान इस शब्द में तृतीया होगी। संस्कृत वाक्य होगा सह कर्णेन बधिरः। क्या होगा? सह कर्णेन बधिरः। वह पैर से लंगड़ा है। इस वाक्य में पैर से, पैर में कोई विकार है, पैर में कोई न्यूनता, कमी लक्षित हो रही है, अतः पैर इस शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा सह पादेन खंजः। क्या होगा? सह पादेन खंजः। खंजः शब्द का अर्थ होता है लंगड़ा। बधिरः शब्द का अर्थ होता है बहरा। काणः शब्द का अर्थ होता है काना। पुनः तृतीया विभक्ति के अंतर्गत एक और नियम को पढ़ेंगे, पांचवा नियम को पढ़ेंगे। अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। किस शब्द के योग में? अलम। अलम शब्द का अर्थ होता है बस मत, अर्थात अलम विवादेन, विवाद झगड़ा मत करो। तो झगड़ा मत करो, यदि हम किसी को झगड़ा करने से रोकते हैं, निषेध करते हैं, तदा अलम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत वाक्य होगा अलम विवादेन। अतः अलम शब्द का अर्थ हुआ निषेधात्मक, किसी कार्य को रोकने हेतु संस्कृत में अलम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पुनः और वाक्यों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। अलम पठितेन, अब मत पढ़ो, बस बहुत हो गया पढ़ाई। तो संस्कृत में हम कहेंगे अलम पठितेन। अलम हसितेन, अब मत हंसो। संस्कृत वाक्य होगा अलम हसितेन। कोई विद्यार्थी बहुत देर तक लिख रहा है तो हम उसे लेखन कार्य रोकने हेतु संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे अलम लेखनेन। क्या होगा? अलम लेखनेन। हम लोगों ने तृतीया विभक्ति के अंतर्गत 5 नियमों को पढ़ें, अर्थात 5 सूत्रों को पढ़ें। इन नियमों के द्वारा हम लोगों ने संस्कृत में वाक्य बनाना सीखा और समझा। पुनः कुछ वाक्यों को हम लोग मौखिक रूप से अभ्यास करते हैं, जैसे छात्र शिक्षक के साथ स्कूल जाते हैं। क्या है हिंदी वाक्य? छात्र शिक्षक के साथ स्कूल जाते हैं। संस्कृत वाक्य होगा छात्राः
शिक्षकेन सह सार्धं साकं समं वा विद्यालयं गच्छन्ति। क्या होगा? छात्राः शिक्षकेन सह साकं सार्धं समं वा विद्यालयं गच्छन्ति। मोहन माता के साथ घर जाता है। हिंदी वाक्य हुआ मोहन माता के साथ घर जाता है। मोहनः मात्रा सह साकं सार्धं समं वा गृहं गच्छति। क्या होगा संस्कृत वाक्य? मोहनः मात्रा सह साकं सार्धं समं वा गृहं गच्छति। कृष्ण वासुदेव के साथ वृंदावन जाता है। कृष्णः वासुदेवेन सह साकं सार्धं समं वा वृंदावनं गच्छति। क्या होगा? कृष्णः वासुदेवेन सह साकं सार्धं समं वा वृंदावनं गच्छति। राम गुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या जाते हैं। हिंदी वाक्य हुआ राम गुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या जाते हैं। रामः गुरु वशिष्ठेन सह साकं सार्धं समं वा अयोध्यां गच्छति। क्या होगा संस्कृत वाक्य? रामः गुरु वशिष्ठेन सह साकं सार्धं समं वा अयोध्यां गच्छति। मैं मित्र के साथ स्कूल जाऊंगा। क्या है हिंदी वाक्य? मैं मित्र के साथ स्कूल जाऊंगा। संस्कृत वाक्य होगा अहम मित्रेण सह साकं सार्धं समं वा विद्यालयं गमिष्यामि। क्या होगा? अहम मित्रेण सह साकं सार्धं समं वा विद्यालयं गमिष्यामि। तुम गणेश के साथ श्लोक पढ़ते हो। क्या है हिंदी वाक्य? तुम गणेश के साथ श्लोक पढ़ते हो। त्वं गणेशेन सह साकं सार्धं समं वा श्लोकं पठति। क्या होगा संस्कृत वाक्य? त्वं गणेशेन सह साकं सार्धं समं वा श्लोकं पठति। शिष्य ऋषि के साथ मंत्र पढ़ते हैं। शिष्याः मुनिना
सह साकं सार्धं समं वा श्लोकं मंत्रं पठन्ति। क्या होगा संस्कृत वाक्य? शिष्या मुनिना सह साकं सार्धं समं वा श्लोकं पठन्ति।